साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे IAS के पेपर में, MPPSCS के पेपर में, UPPCS के पेपर में, SSC में, जो भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे पूछे गए हैं उनकी अपन डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, अपन बात करें, आज का पहला क्वेश्चन अपना है, प्रोसोफिस जुलफ्लोरा नामक पादप क्यों समाचार पत्रों में उल्लेखित रहता है। आपके सामने एक प्लांट का नाम लिखा है और वो प्लांट कौन सा है? प्रोसोफिस जुलफ्लोरा। क्या नाम है? प्रोसोफिस जुलफ्लोरा। अब ये प्लांट जो है न्यूज़पेपर में बार बार आता रहता है, बहुत बार अपन ने देखा है उसको। तो इसका चर्चा में रहने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग किया जाता है। कि ये पहला ऑप्शन अपने को कह रहा है कि इससे जो लेटेक्स निकलता है या जो सार निकलता है उसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में, जैसे ब्यूटी पार्लर के अंदर इसको काम में लिया जाता है। पहली बात ये कह रहा है। मतलब जैसे अपन बात करें सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है या कम करने के लगता है। अब ये है कि जैव विविधता की बात करें, जिस क्षेत्र के अंदर वनस्पति अधिक होगी, वर्षा की मात्रा अधिक होगी, वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पे वनस्पति का डेवलपमेंट अधिक होगा। जैसे जैसे वनस्पति का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे जीव जंतु भी रहना शुरू करेंगे, मनुष्य भी रहेगा, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ेगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ की जैव विविधता को कम करने का कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन दिया है, इसके क्षार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि इसके क्षार का प्रयोग किस में किया जाता है? कीटनाशकों के संश्लेषण में। और लास्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ कि क्या आंसर आएगा। प्लांट का नाम ध्यान रखना, प्रोसोफिस जुलफ्लोरा। प्रोसोफिस जुलफ्लोरा ये IAS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यानी कि प्रोसोफिस जुलफ्लोरा जो प्लांट है वो क्या करता है? जैव विविधता को कम करता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। अपना सेकंड क्वेश्चन है कि इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, जैसे मैं आपको कहूं कि अपन जैसे खाने की वस्तुएं जब लेके आते हैं तो उसमें एक लोगो आता है FSSAI का, खाद्य सुरक्षा से संबंधित लोगो है। अब ये आपके सामने ये कह रहा है कि इकोमार्क किस से संबंधित है या किसको दिया जाता है? उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ये क्वेश्चन UPPSC प्री 2012 में पूछा गया था। शुद्ध व मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करें अपन इकोमार्क। इको का मतलब क्या हो गया? पर्यावरण से हो गया। इकोलॉजी का बात करें, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की पढ़ते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये पर्यावरण से संबंधित है, अपने को पता चल गया, इसके नाम से स्पष्ट है इकोमार्क क्या है कि पर्यावरण से संबंधित है। तो देखो इसमें पर्यावरण से संबंधित किस में बात की गई है? ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहे कि ये पर्यावरण के प्रति कैसा होता है? मैत्रीपूर्ण हो। तो इसके लिए उन उत्पादों को क्या दिया जाता है? इकोमार्क दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में 2 भिन्न भिन्न समुदाय हैं, तो 2 भिन्न भिन्न समुदाय के बीच का जो कॉमन भाग होगा उसको अपन किस नाम से जानेंगे? तो देखो, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र। संक्रांति क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जैसे अपन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे उभयनिष्ठ एरिया जिसको बोलते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये समुदाय नंबर 1 है, ये समुदाय नंबर 2 है। अब इस समुदाय 1 और समुदाय 2 के बीच में देखना, जैसे ये वाला एरिया जो अपना था ये दोनों का कॉमन हो गया यहाँ पे। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे हाथी रहता है, समुदाय ये B हो गया, ये समुदाय A हो गया। समुदाय B में हाथी रह रहे, हाथी के साथ साथ में जैसे मान लो यहाँ पे लोमड़ी रहती है। और इधर वाले समुदाय A की बात करें तो यहाँ पे रहेगा, जैसे मान लो कि शेर है यहाँ पे और यहाँ पे कुत्ता रहता है। आई बात समझ में? अब इनके दोनों समुदायों के बीच का कॉमन भाग में देखना कि ए समुदाय में तो टोटल जीवों की संख्या की अगर अपन बात करें तो कितने जीव हैं? टोटल 2 ही जीव आपके सामने आ रहे हैं।
इस समुदाय में भी कितने हैं, 2 जीव हैं, इस वाले समुदाय में भी कितने हैं, 2 हैं। लेकिन मान लो जब इनको कोई पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करनी होगी तो ये कहाँ पर जाएंगे, इनका दोनों का जो कॉमन भाग होगा वहीं पे जाएंगे। तो ये 2 वाले इधर से आ जाएंगे, 2 वाले इधर से आ जाएंगे, तो टोटल इसमें कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो दोनों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है जहाँ पे ये एक दूसरे से मिल सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, जहाँ की जैव विविधता समुदाय की तुलना में अधिक होती है, उस वाले एरिया को क्या नाम देते हैं, इकोटोन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं साथियों, इकोटोन नाम देते हैं। यानी कि इकोटोन क्या है, इकोटोन 2 समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाएगा, इकोटोन कहलाएगा। समुदाय की जैव विविधता जो होती है वो इकोटोन की तुलना में क्या होगी, कम होगी, और इकोटोन की जैव विविधता समुदाय की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। अब इकोटोन की बात यहाँ पे है तो मैं आपको एक शब्द बताऊँ, एक आता है जैसे एक अपन पढ़ते हैं बोहर प्रभाव। अब आप कहोगे कि सर ये बोहर प्रभाव क्या आ गया बीच में से। बोहर प्रभाव ये कहता है कि अपने को जब मान लो कि कोई अनजान व्यक्ति है और उसको ले जाके इकोटोन वाले क्षेत्र में छोड़ दे, तो क्या वो देख के ये डिफाइन कर सकता है क्या कि कौन सा जीव किस वाले समुदाय से आया है, अगर उसको पता ही नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो बोहर प्रभाव कहता है कि समुदाय जो है उससे कौन से जीव कौन से इकोटोन में जा रहे हैं अपन निर्धारित नहीं कर सकते। यानी कि इकोटोन की जैव विविधता को देख करके अपन समुदाय के बारे में, जीवों के बारे में निर्धारित नहीं कर सकते। ये कौन सा प्रभाव है, कोर प्रभाव है, और दोनों के बीच का जो कॉमन भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, इकोटोन। और ध्यान रहे इकोटोन की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो समुदाय से क्या होगी, अधिक होगी। किससे अधिक होगी, समुदाय से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इकोटाइप नहीं होगा, इकेड भी नहीं होगा, इकोस्फेयर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इकोटोन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, सुनना पहले। जैसे अपन लोग बात करें पारिस्थितिकी की, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है कि एक जीव का इसके चारों ओर जो वातावरण है, जीव का वातावरण के साथ जो संबंधों का अध्ययन करेंगे ना, वो तो किस में आ जाएगा साथियों, पारिस्थितिकी में आ जाएगा। यानी कि एक सिंगल जीव की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जीव का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन तो क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी। और अगर मान लो मैं यहाँ पे पूरे सजीव जगत को शामिल कर लूँ और सजीव जगत के साथ में निर्जीव जगत के जो भी जीव हैं उनके साथ उसके संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई होगी कि एक जीव का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन तो पारिस्थितिकी कहलाएगा, लेकिन सजीव जगत का निर्जीव जगत के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। अब आपके सामने क्वेश्चन है स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जैसे ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। IAS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, यानी कि जिसके बारे में पारिस्थितिकी के बारे में बताया गया है और वो उसका सही वर्णन कर रहा है। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति जात व प्राणी जात। किसी वनस्पति क्षेत्र में प्राणी जात व वनस्पति जात क्या पर्यावरण की परिभाषा है, पारितंत्र की परिभाषा है, नहीं होगी। देखो, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, गलत। जीव पारितंत्र की बात कर रहे हैं तो पारितंत्र में क्या आ जाएगा, जीव का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया, जैसे पिछले वाली स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि एक सजीव जगत का निर्जीव जगत के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा या पारितंत्र कहलाएगा। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि एक पारितंत्र के बारे में सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा है, तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे दोनों रहते हैं, जीव जहां पर रहते हैं वो क्या कहलाएगा, पारितंत्र में आएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है। CPO में पूछा था, 2006 में भी पूछा गया है, 8 में भी वो पूछा गया है। तो गिर की बात करें तो कहाँ पर है, गुजरात में है। अगला देखो, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी।
स्टेनोग्राफर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। आप लोग इसका आंसर बताओ, कमेंट करके देखें। सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी केरल में हो जाएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में हो जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन सा होगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखो, केरल की मौन घाटी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सीपीओ 2007 में पूछा था कि केरल की मौन घाटी जो है वो क्या है, उसकी कोई विशेषता आपके सामने लिखी है यहाँ पे, तो आप इसमें से देख के बताओ। भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, ये महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, पिकनिक के लिए अच्छा सीन है, ये पादप और प्राणी की दुर्लभ जातियां हैं, ये पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। बिल्कुल सही बात है, केरल की जो मौन घाटी है वो पादपों और प्राणियों की क्या है, दुर्लभ जातियां हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जिसको बोले तो फ्लोटिंग पार्क। राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है, मिजोरम, नेपाल, भूटान, मणिपुर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताते रहो, जिससे कि आपको भी पता चले कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखो, मिजोरम, नेपाल, भूटान, मणिपुर, क्या आंसर आ जाएगा इसका, मणिपुर में है, जो कि क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपसे ऐसे पूछ ले कि एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है, मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट करके, सब लोग आंसर बताओ। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, एसएससी सीपीओ 2009 का क्वेश्चन। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है, जैसे समुद्र तल में वृद्धि, हाँ बिल्कुल, जैसे मैं बात करूँ नितल जिसको अपन बोलते हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जो ओशियन हैं ये जैसे बर्फ़ के जो महासागर वगैरह हैं, बर्फ़ जैसे जैसे पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो पानी की आवक, पानी जो है, पानी की मात्रा बढ़ेगी समुद्र के अंदर, जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी तो समुद्र तल जो है लेवल ऊपर आएगा, बिल्कुल सही है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तटरेखा में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, तो इसका क्या हो जाएगा, वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, महासागरों में पानी का गर्म होगा, उससे बर्फ़ पिघलेगी, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ के पिघलने से क्या होगा कि समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी का लेवल बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट देखा है कि फसल के स्वरूप में परिवर्तन आएगा, जैसे कि तापमान बढ़ेगा। तो अभी देख लो, जैसे पहले क्या होता था कि सीजन जो थे वर्षा ऋतु, अब वर्तमान समय के अंदर आप देख लो कि बरसात के दिन नहीं है, ये मौसम कोई बरसात के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है और अच्छी बारिश हुई है। अगला क्वेश्चन देखो, गलत जोड़ा कौन सा है, आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में आया था ग्रुप डी में 2014 के अंदर, बताओ इसमें से गलत कौन सा है। बांदीपुर अभय वन कहाँ पर है, कर्नाटक में, सरिस्का अभय वन राजस्थान में, अन्नामलाई अभय वन तमिलनाडु में, और पेरियार अभय वन कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें से गलत जोड़ा बताना है आपको। तो गलत देखो, बांदीपुर अभय वन कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। सरिस्का अभय वन राजस्थान में, अन्नामलाई अभय वन तमिलनाडु में, और पेरियार अभय वन आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये तो ये कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, MPPSC प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले आप समझो कि ये पोषक स्तर वगैरह ये होते क्या हैं। मैंने आपको जब पहले ऑनलाइन भी क्लास मैंने जब ली थी तब मैंने बताया था कि T1 पोषक स्तर T1 होता है, एक होता है T2, एक होता है T3 और एक क्या होता है T4। तो T1 में तो कौन आएंगे, उत्पादक आ जाएंगे, फिर उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर उसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता। आगे T1 पोषक स्तर में कौन आएंगे, उत्पादक आएंगे। उत्पादक क्या करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखना कि T1 जो पोषक स्तर होगा इसमें कौन आएगा, उत्पादक आ जाएगा। और उत्पादक में जैसे शाकाहारी जंतु की बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें,
तो प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होता है? प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है? शाकाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता कैसा होगा? मांसाहारी। तृतीयक उपभोक्ता कैसा होगा? सर्वाहारी। तो मेरी बात सुनना, मैं आपका क्वेश्चन है कि प्रथम पोषक स्तर में कौन आएगा? प्रथम पोषक स्तर का मतलब क्या हो गया? लेवल T1 में। तो T1 में कौन आएगा? उत्पादक। और उत्पादक कौन होते हैं? हमेशा हरिपादप। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है, कुछ पॉइंट्स आपको दिए भी गए हैं, आपको इसमें से देख के इसका आंसर करना है। पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण, बायो रेमेडिएशन तकनीक, कौन सी तकनीक? बायो रेमेडिएशन तकनीक के क्या लाभ हैं, इसके एडवांटेज आपसे पूछ रहा है। और ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझना कि प्रदूषण की समस्याओं का मतलब प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो जैवोपचारण है, बायो रेमेडिएशन तकनीक जो है, इसके एडवांटेज क्या हैं, लाभ क्या है। पहला लिखा है, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरणीय प्रक्रियाओं का ही संवर्धन कर प्रदूषक को स्वच्छ करने की तकनीक है। बिल्कुल सही बात है। जैव प्रदूषक, जैवोपचारण की बात कर रहे हैं तो जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया का ही संवर्धन कर, यानी कि उसी टेक्निक को बढ़ा करके क्या करना है? प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। बिल्कुल पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि कैडमियम और जो लेड है, ऐसी भारी धातुओं को क्या जीवों के द्वारा उपचारित किया जा सकता है? क्या नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। थर्ड ऑप्शन देखो, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्मजीवों को सर्जित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जैवोपचारण के लिए जो अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग का अध्ययन करते हैं उसको इसके अंदर काम में लिया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका थर्ड भी क्या है? करेक्ट आंसर है। तो देखो, कूट में से प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो आपको पहला सही है और तीसरा सही है। केवल 1 और 2 किस में है? 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन सही है। अब मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना। ये क्या कह रहे हैं कि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने हेतु जैवोपचारण, बायो रेमेडिएशन टेक्निक के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरणीय प्रक्रियाओं को बढ़ा करके क्या करना? पर्यावरण को स्वच्छ करना। अगला है, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सर्जित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करना। बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखना। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? विकासशील देशों के लिए ऐसी क्या सीमाएं हैं जो इनको प्रॉब्लम कर रही हैं कि ये उसके समाधान के लिए, यानी कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन, शैवाल पर आधारित जो जैव ईंधन है इनका उत्पादन क्या है? संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों के लिए क्या चुनौतियां हैं, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखे गए हैं और आप में से क्या बताना है कि कौन सा इसके लिए गलत है। देखो, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में संभव है, महाद्वीपों में संभव नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं। महाद्वीपों में भी संभव है और समुद्र में भी संभव है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया ये तो। फिर अगला देखो, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को सीमित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ या प्रौद्योगिकी की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल सही बात है कि शैवाल आधारित इनके लिए क्या होगा कि शैवाल आधारित जैव ईंधन का हमें उत्पादन करना है तो हमारे पास में उस तरीके की टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। बिना टेक्नोलॉजी के अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी होगी तो उसके लिए क्या है कि उच्च स्तरीय विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट्स की हमें आवश्यकता होगी, टेक्नोलॉजी की हमें आवश्यकता होगी, तभी तो ये सब कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की सीमा की आवश्यकता होती है जिसमें पारिस्थितिकी व सामाजिक सरोकार उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल ये कथन भी सही है। तो इसके लिए शैवाल
आधारित जैव ईंधन के उत्पादन की संभावना है, और इसके लिए जो एडवांटेज है वो आपके सामने है कि इसके अंदर पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह पे उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही है कि विशेषज्ञों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। फिर है पारिस्थितिकी व सामाजिक सरोकार उत्पन्न होंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छे क्वेश्चन है, आईएएस की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो तो सही, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला देखो, जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है, ये तो आरएएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। बताओ, आप कमेंट करके आंसर बताओ। बताओ, देखिए कमेंट करके आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा इसका। नहीं बता रहे ना, कोई बात नहीं, मत बताओ। शरीर में कैंसर कोशिकाओं का तेजी से बढ़ना, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, शरीर की सूक्ष्मदर्शी भागों को सूक्ष्मदर्शी से देखना, विशिष्ट क्षेत्र में एक जाति के समुदाय की संख्या का अचानक बढ़ जाना। आवर्धन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। आवर्धन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। एक जीव से, छोटे जीव से अपन बड़े जीव की ओर चलेंगे तो इनका क्या होगा, कंटिन्यू जैव का आवर्धन होगा, यानी कि जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। तो देखो, उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना ही क्या कहलाएगा, जैव आवर्धन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, यूपीपीसीएस में आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारंपरिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। बताओ क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे किसको, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को। अगला है जैव ऑक्सीजन मांग, बीओडी, बायोकेमिकल बायो ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी जैव, ये क्या कह रहे हैं, जैव ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। आईएएस 2017 में ये क्वेश्चन आया था। इसमें पहला लिखा है रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिकी में प्रदूषण के आमापन के लिए, उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका। ये क्या कह रहे हैं, एक तो होता है देखो इसके लिए कि अपन जल की शुद्धता के लिए जो काम में लेते हैं, एक तो होता है बीओडी, एक होता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें K2Cr2O7 को काम में लेते हैं, K2Cr2O7 को काम में लेते हैं। और ये क्या करता है, अब मेरी बात सुनना, अब सुनिएगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जल प्रदूषण को अपन जब डिटेल में अध्ययन करते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, तब दो शब्द आते हैं अपने पास में और वो महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिसमें एक तो है बीओडी, क्या है बीओडी, एक है सीओडी। अब बीओडी में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बैक्टीरिया को जल शुद्ध करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा होगी उसको तो क्या बोलेंगे, बीओडी। और सीओडी किसको बोलेंगे कि जल के अंदर जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को काम में लिया जाता है, और इसको जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होगी उसे क्या बोलेंगे, सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा। कमेंट करके आंसर बताओ। सुनो, बीओडी किसके लिए एक मानक है, रक्त में ऑक्सीजन स्तर, गलत। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तर के, ये भी नहीं होगा। जलीय पारिस्थितिकी में प्रदूषण के आमापन के लिए उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन, गलत। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया बीओडी बायो ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी में K2Cr2O7 आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे से पढ़ो और आंसर बताओ।
हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन AIQ, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्न गैसों में से किन को विचार में लिया जाता है? किनको विचार में लिया जाता है? IAS 2016 का क्वेश्चन है। 5 गैसें आपके सामने लिखी है, इसमें से किस किस को शामिल किया जाता है AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में? बताओ। अब सुनना, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो गैसें काम में आती है, एक तो आती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आती है SO2 और एक आती है NO2। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसें काम में आती हैं। अब देखो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड काम में आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखो, पहला ऑप्शन इसमें भी है, पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सीधा ऑप्शन आ गया क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। तो इसमें CO को भी काम में लिया जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी काम में लिया जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी काम में लिया जाएगा, मीथेन काम नहीं आएगा। तो ये 3 गैसें हैं जो क्या है, AIAQI के परिकलन में इन गैसों को काम में लिया जाता है या इन गैसों पर विचार किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। सुनो अच्छे से, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? UPPSC प्री 2015 में आया, 16 में भी आया। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? सुनिएगा। स्थानांतरित कृषि की जाती है, रहने के लिए आवास बनाए जाते हैं। आप कहोगे कि जी हाँ सर, बिल्कुल बनाए जाते हैं। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अपने पहले मानव जो था वो जंगलों में रहता था, जंगलों को छोड़ करके मानव धरातल की ओर बढ़ने लगा, पेड़ पौधों को काटने लगा, वहाँ पे खेती करने लगा, फिर उसके बाद में अपना मकान बना लिया, वहाँ पे रहने लग गया। जैसे जैसे जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई या जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या की वृद्धि होने से उन्होंने उनके रहने के लिए आवास की आवश्यकता हुई। जैसे जैसे आवास की आवश्यकता हुई, मनुष्य ने क्या किया? आवास की कमी होने लगी तो मनुष्य ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। मनुष्य ने जंगलों को काटना शुरू किया। जैसे जैसे मनुष्य जंगलों को काटने लगा तो जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु थे वो जंगल से निकल के गाँव की ओर आने लगे या शहरों की ओर भागने लगे, तो उन्हें मार दिया गया फिर लोगों के द्वारा। कि जैसे मान लो कि शेर है, हाथी है, इनको परेशान किया गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे करते करते कुछ प्रजातियां तो विलुप्त ही हो चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय निवास, आवासीय विनाश। तो सबसे पहले क्या है कि जैव विविधता को कम होने के लिए, अब जैसे मान लो कि अपन लोग ही हैं, हमारे लिए अगर रहने के लिए घर ही नहीं होगा तो क्या अपन कुछ कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। कहाँ रहेंगे? कहाँ रूम रेंट लेंगे तो उसके पास में भी तो घर होना जरूरी है, तभी तो रेंट पे देगा ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि इन जीवों के रहने के लिए जो आवास बनाए हुए थे उसको बढ़ती जनसंख्या के द्वारा क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। जिससे क्या हुआ कि इनके आवास रहने के लिए इनको जगह नहीं मिली और धीरे धीरे क्या हो गई? जैव विविधता कम होने लगी। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की जैव विविधता के तप्त स्थल या ताप स्थल हॉट स्पॉट है। RAS प्री 2008, UPPSC 2012 में आया था। जैव विविधता, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हैं हिमालय व पूर्वी घाट, पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांति घाट, शांति घाट नहीं है, सुंदरवन नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। भारत में 4 ही तो हॉटस्पॉट हैं। जैसे अपन बात करें, इधर इंडोनेशिया वाला वो सुंडालैंड वाला भाग है, इधर पश्चिमी घाट है, हिमालय वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है। रामसर सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर सभी देशों ने जलवायु से संबंधित मीटिंग की थी। अब इसमें क्या हुआ था
कि भारत जिसका हस्ताक्षर करता है, भारत ने उस रामसर में सम्मेलन में, रामसर अभिसमय जो कन्वेंशन हुआ था उसमें हस्ताक्षर किए थे, किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? आईएएस में आया था, आर्द्रभूमि से, आनुवांशिक संसाधन से, खाने से, वन भूमि से। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रामसर अभिसमय या कन्वेंशन जिसका भारत हस्ताक्षर करता देश है वो किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। बोले तो वेटलैंड से संबंधित है, आर्द्रभूमियां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग साथ साथ में अगर कमेंट करके आंसर बताते रहोगे तो मैं कंप्लीट साइंस का रिवीजन इस तरीके से करवा दूंगा, जो भी आया वो क्वेश्चन है वैसा। अगला क्वेश्चन देखो, 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सा अधिनियम वन्य जीव को संरक्षण प्रदान करता है? यूपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। आपके सामने इसके ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पश्चिमी बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्या होगा? फर्स्ट ही हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में निम्न में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्य वाला है? 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताओ। देखिए क्या आएगा कि भारत में कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? भारत में नवीनीकरणीय मतलब जिसको फिर से काम में लिया जा सकता है, कौन सा स्रोत है? सौर शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति, जैव पुंज शक्ति, अपशिष्ट से अर्जित शक्ति। क्या जाएगा? सौर शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आंदोलन दिए हुए हैं जो कि जलवायु से संबंधित है या पेड़ पौधों से संबंधित है, और इसका जो मुख्य कार्यकर्ता जो मतलब काम करने वाला था कि जिसकी अध्यक्षता में एक शुभारंभ किया गया है, इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया, वो आपके सामने लिखे गए हैं। तो इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताओ। चिपको आंदोलन, पी हेगड़े, बिल्कुल सही है। एपी को आंदोलन है, चिपको आंदोलन नहीं है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, बिल्कुल सही है। एपी को आंदोलन तो पी हेगड़े, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे ने नहीं चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर ने चलाया था, एपी को आंदोलन पी हेगड़े ने चलाया था, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा ने चलाया था। एक बार फास्टली अपन लोग इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं, वरना मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ये था आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट से थे, जो RAS और IAS के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद में अपन लोग आगे बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। अगर आपको यहाँ तक का ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।